कुछ सालों से चर्चा चल रही थी कि यूसीसी आएगा, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, जिसमें कि सबके लिए समान न्याय होगा। लेकिन यूसीसी तो आया नहीं, यूजीसी आ गया। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी बोलते हैं। यूजीसी ने अभी अभी नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, नए रेगुलेशंस जारी कर दी हैं इक्विटी नाम से, जिसको कहा गया है कि वो इक्विटी गाइडलाइंस हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए। लेकिन अगर गहराई से, कानून की नज़र से और सोशली इम्पैक्ट से उन गाइडलाइंस को देखा जाए तो वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं कर रही, बल्कि और बढ़ाने की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि ये गाइडलाइंस शिक्षा के क्षेत्र में जातिवाद को घुसाने की कोशिश कर रही हैं। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बच्चा अपना भविष्य तय करने आता है, लेकिन वो शिक्षा ग्रहण करने की बजाय अगर एक डर के माहौल में जीने के लिए मजबूर हो जाए तो वो शिक्षा क्या ही प्राप्त करेगा और क्या ही हमारे देश का भविष्य होगा। जहाँ कॉलेज में उसको कदम रखते ही उसकी जाति पूछी जाएगी, दोस्ती करने से पहले उसको ये देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी जाति वाले से दोस्ती करूँ, कौन सी जाति वाली से दोस्ती ना करूँ। और यहाँ तक कि शिक्षकों को भी सोचना पड़ेगा कि कौन सी जाति वाले को मैं कैसा ट्रीटमेंट करूं और कौन से जाति वाली को अलग ट्रीटमेंट करूं। और बच्चों से अंडरटेकिंग ली जाएगी, उन पर निगरानी रखी जाएगी, किस नाम पर? जाति के नाम पर। तो ये है यूजीसी की गाइडलाइंस, जिस पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। यूजीसी ने इन गाइडलाइंस का नाम दिया है इक्विटी गाइडलाइंस, लेकिन यहाँ पर हम आपके सामने ऐसे कुछ पॉइंट्स रखेंगे जिससे आप खुद समझ पाएंगे कि क्या ये इक्विटी कर रही हैं, क्या ये इक्वालिटी कर रही हैं, या फिर इक्वालिटी को और ख़त्म कर रही हैं। सबसे बड़ा पॉइंट नंबर 1 कि इस यूजीसी गाइडलाइंस में जो सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, उसके अंदर कहा गया है कि इसमें जो विक्टिम होगा, जिसके साथ में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मानी जाएगी, वो सिर्फ SC ST और OBC के छात्र होंगे। अगर कोई जनरल कैटेगरी का छात्र SC ST और OBC के छात्र के साथ में किसी भी प्रकार का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो दोषी माना जाएगा। लेकिन अगर ये ऑपोजिट हो, यानी कि SC ST या OBC का छात्र अगर किसी जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ में कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो जनरल कैटेगरी का छात्र विक्टिम नहीं माना जाएगा। उसके लिए ये प्रोविजन अवेलेबल नहीं है। तो आप बताइए कि ये कैसी इक्विटी हुई, ये कैसी इक्वालिटी हुई? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर आप मिटाना चाहते हैं तो वो दोनों तरफ से होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं से भी किसी पर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ इन गाइडलाइंस में मिसिंग है। अब दूसरा बड़ा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट जो इन गाइडलाइंस में है वो है इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड, जो ये कहता है कि अब डिस्क्रिमिनेशन के लिए इंटेंशन जरूरी नहीं है, यानी कि कोई भी एक्ट डिस्क्रिमिनेशन माना जा सकता है भले ही उसके पीछे कोई इरादा या इंटेंशन ना हो। बिना इंटेंट देखे सिर्फ एक्ट को देखा जाएगा। अब तीसरा जो प्रॉब्लमेटिक इसमें चीज़ है वो है इक्विटी स्क्वाड्स, यानी कि यूजीसी कह रही है कि इक्विटी स्क्वाड्स बनाए जाएंगे जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हर समय घूमते रहेंगे ये देखने के लिए कि कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन हो तो नहीं रही है। ये सारा टाइम निगरानी करेंगे और हर 6 महीने में फिर उनको रिपोर्ट भी देनी है। यानी कि यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, एक डर में जीते रहेंगे कि मुझे कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। दोस्त आपस में बात ही नहीं कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, क्योंकि किसी की नज़र रहेगी। और आप ये भी सोचिए कि ये कितना बड़ा ब्लैकमेल का साधन बन सकता है कि यानी अगर किसी एक कैटेगरी के छात्र को दूसरे कैटेगरी के छात्र के बारे में कुछ भी फर्जी कंप्लेंट करनी है या किसी भी कारण से करनी है या फिर गलत इरादे से उसको फंसाना है, तो बस उसको क्या करना है, सीधा जाके कंप्लेंट कर देनी है। और ये भी नहीं देखा जाएगा कि सामने वाले की इंटेंशन थी या नहीं थी, या फिर एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। क्योंकि इस प्रोविजन में यानी इन गाइडलाइंस में एक और बड़ा पॉइंट है, एक और इसमें क्लॉज है जो कि इतना प्रॉब्लमेटिक है, वो हम आपको बताते हैं। अब वो है 4th पॉइंट कि अगर किसी छात्र ने इन गाइडलाइंस के तहत कोई झूठी कंप्लेंट कर दी तो उस छात्र पर कोई एक्शन नहीं होगा। यानी फॉल्स कंप्लेंट्स करने के लिए कोई जवाबदेही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सच्चा ही कंप्लेंट करना है। कोई झूठा कर देगा तो उस पर कोई एक्शन नहीं है। तो ये कितना बड़ा आर्बिट्रेरी क्लॉज है, ये ब्लैकमेल का कितना बड़ा साधन बन सकता है कि किसी एक छात्र को दूसरे छात्र से या फिर किसी छात्रा का भी किसी ने दुरुपयोग करना हो तो कितनी आसानी से वो कर सकता है, क्योंकि इसमें फॉल्स कंप्लेंट करने पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो कोई भी अपनी निजी दुर्भावना के तहत इन गाइडलाइंस का मिसयूज कर सकता है। अब आते हैं 5th पॉइंट पर। एक पॉइंट हमने ये नोट किया कि इसमें गाइडलाइंस में ये लिखा गया है कि हर स्टूडेंट से एडमिशन के समय अंडरटेकिंग ली जाएगी कि मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, साथ में कास्ट बेस्ड सेंसिटाइजेशन की जाएगी।
अब बताइए कि इस तरीके से कोई भी छात्र एडमिशन ले रहा है, उस समय पहले ही उसके दिमाग में कास्टिज्म भर दिया जाएगा। इससे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हो रही, बल्कि कास्ट कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, क्योंकि आप छात्रों को ये कॉन्शियसनेस में डाल रहे हो कि तू इस जाति का है, वो उस जाति का है, और उस बारे में सेंसिटाइजेशन के नाम पर आप उसको और ज्यादा उसके अंदर जाति के नाम पर भेदभाव और ज्यादा उसके मस्तिष्क में, उसके मनों में भर रहे हो। ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का अंत नहीं, बल्कि कास्ट कॉन्शियसनेस का बढ़ावा देना है। और अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6th पॉइंट पर, जो कि हमने नोट किया है इन यूजीसी गाइडलाइंस में। लिखा है कि जो इक्विटी कमिटीज़ होंगी, इक्विटी कमिटीज़ यानी कि जिनके पास में जो छात्र SC ST OBC वाले जो छात्र हैं वो कंप्लेंट लेकर आएंगे कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और वो इक्विटी जो कमिटीज़ हैं उनके हाथ में है निर्णय करना। अब उनको ये कहा गया है कि 24 घंटे में मीटिंग करनी है, 7 दिन में एक्शन करना है और 15 दिन में रिपोर्ट दे देनी है। अब इतना जल्दी जो टाइमलाइन दिया गया है, इतना तो क्रिमिनल केसेस में नहीं दिया गया। जिन क्रिमिनल केसेस में एक्चुअल में स्पीडी जस्टिस होनी चाहिए वहां तो दिया नहीं गया। यहाँ यूजीसी गाइडलाइंस में इतना फास्ट प्रोसेस रखा गया है। अब इतनी जल्दी में ना प्रॉपर हियरिंग हो सकती है, ना एविडेंस कलेक्शन हो सकता है, ना ही रियल जस्टिस हो सकता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि सही नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज जो सही नहीं है वो ये है कि इन इक्विटी कमिटीज के अंदर जो मेंबर्स बैठेंगे, यानी इक्विटी कमिटीज की जो कॉम्पोजिशन है, वो ये बताई गई है इन यूजीसी गाइडलाइंस में कि इन कमिटीज में SC ST OBC वाले ही बैठेंगे, जनरल कैटेगरी का कोई नहीं बैठेगा। यानी कि आप सोचिए कि SC ST और OBC वाले छात्र कंप्लेंट करने आए हैं कि जनरल कैटेगरी वाले छात्र ने मेरे साथ में ये चीज़ गलत करी है, और उनकी इंक्वायरी करने वाले जो बैठे हैं वो भी SC ST OBC के ही होंगे। जनरल कैटेगरी का व्यक्ति को इन कॉम्पोजिशन में, यानी इन मेंबर्स में, इन कमिटी में नहीं रखा गया है। तो ऐसे में जस्टिस कैसे हो सकता है? इक्विटी कमिटी में वही मेंबर्स बैठे हैं जिनको अपने ही मेंबर्स के फेवर में काम करना है और ऑपोजिट मेंबर्स के खिलाफ में आदेश देना है, पहले से ही प्रिजम्पशन प्रिज्यूम करके रखी हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्लॉज जो प्रॉब्लमेटिक है वो हमने आपको बताया। अब एक और क्लॉज है, वो ये है कि कमिटीज़ का जो स्ट्रक्चर है, यानी उनको ये बताया गया है कि हर 6 महीने में आपको रिपोर्ट देनी है कि आपने कितने इंसिडेंट्स जो हैं वो उन पे एक्शन लिया और आपने 6 महीने में क्या क्या काम किया। अब मान लीजिए 6 महीने में कोई इंसिडेंट नहीं है, लेकिन उनको 6 महीने में रिपोर्ट तो देनी है, तो क्या वो खाली पन्ने की रिपोर्ट देंगे? कुछ ना कुछ उनको रिपोर्ट बना के देनी है, और वो कुछ भी रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। तो उस रिपोर्ट बनाने के लिए वो कोई ना कोई इंसिडेंट्स डालेंगे ही डालेंगे, जबरदस्ती डालेंगे, तो ये भी एक मिसयूज का साधन बन सकता है। और सबसे बड़ा एक क्लॉज, जो आखिरी क्लॉज हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, 9th क्लॉज, 8th क्लॉज, वो ये है कि ये जो छात्रों के बीच में कहा गया कि SC ST OBC वाले छात्र जनरल कैटेगरी के छात्रों के ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं, इसके अंदर जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी हैं, उसको भी इंक्लूड किया गया है। यानी कि अब टीचर्स और फैकल्टी भी डर के रहेंगे कि उनको SC ST OBC छात्रों के साथ में कुछ ऐसा नहीं करना है बर्ताव, और जनरल कैटेगरी वालों के साथ तो बर्ताव कर सकते हैं। यानी ये कैसी इक्विटी हुई है? और अगर इक्विटी करनी थी तो सबके साथ करिए, सब कैटेगरी के छात्रों के साथ कीजिए। ऐसे भेदभाव पैदा करने वाले क्लॉजेज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हटा रहे हैं, बल्कि और जाति भावना और ज़्यादा लोगों के, बच्चों के, छात्रों के मनों में भर रहे हैं। कहाँ एक तरफ संतों ने यात्रा निकाली थी कि जाति पाति की करो विदाई, बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने भी यात्रा निकाली थी, उन्होंने भी इस चीज़ को प्रमुख रखा अपनी यात्रा का कि जाति पाति की करो विदाई। तब लगा था कि हिंदू एक हो रहे हैं, जाति पाति विदा हो जाएगी, लेकिन अब तक तो सिर्फ मन में थी जाति पाति, अब वो जाति पाति कागजों पे ऑन रिकॉर्ड आ रही है। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में छात्रों के मन में, मन के साथ साथ कागजों में और ज्यादा भरी जाएगी। यानी यूजीसी ने ये पहले से प्रेज्यूम कर लिया है कि छात्रों के बीच में कुछ भी होगा तो वो जाति के आधार पर ही होगा, और पहले से दोनों कैटेगरी के लोगों में भर दिया गया है। यानी SC ST वालों के भी माइंड में, जनरल कैटेगरी के माइंड में भी, यानी हिंदू हिंदू में ही भेद पैदा करने की ये जो यूजीसी गाइडलाइंस के क्लॉज आए हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है। क्योंकि देखिए, हमारा तो मानना है कि जाति के आधार पर नहीं होती है लड़ाइयां, ये जाति के आधार पर सिर्फ पॉलिटिक्स होती है। लड़ाइयां किस वजह से होती हैं? मतभेदों से होती हैं या फिर विकारों से होती हैं। हमारे फाउंडर ने तो हमेशा जो कहा, जो कि हमने यहाँ फाइट फॉर राइट के चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से हमेशा कहा, कि क्राइम्स के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है, वो होते हैं अंदर के विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। लोभ के कारण क्राइम होते हैं, क्रोध के कारण क्राइम होते हैं, अहंकार के कारण क्राइम होते हैं, कि ईगो के कारण लोग एक दूसरे के ऊपर केस करते हैं, क्रोध में आके किसी का मर्डर कर देते हैं, लोभ में आकर कितने क्राइम्स हो जाते हैं। लेकिन क्राइम्स जाति के आधार पर नहीं होते हैं, और यहां पर यह कहा जा रहा है कि जाति के आधार पर होंगे क्राइम। क्यों ऐसा मन में बिठाया जा रहा है? ये जाति के आधार पर सिर्फ पॉलिटिक्स होती है।
क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो कई बार सेम जाति के लोगों के बीच में क्या केसेस नहीं होते? हम तो लॉयर हैं, हम तो आए दिन देखते हैं। इवन एक परिवार के बीच में भी, दो भाइयों के बीच में भी, यानी सेम खून के बीच में भी अगर लड़ाई हो जाती है तो क्या वो जाति के आधार पे होती है? नहीं। वो किस वजह से होती है? मतभेद हो गया, या फिर कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार आ गया, उस कारण से होती है। तो मतभेद एक जाति में भी हो सकते हैं, मतभेद एक परिवार में भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कई बार दो अलग अलग जाति के लोग खुशी खुशी रह रहे होते हैं, कोई मतभेद नहीं होता। यानी मूल जो कारण है वो है मतभेद। कारण जाति नहीं है, कारण मतभेद है। क्राइम्स जाति से नहीं होते, क्राइम्स होते हैं मतभेदों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से होते हैं। जाति तो सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से घुसा दी गई है। अदरवाइज हमारे हिंदू परंपरा को अगर आप पढ़ेंगे तो कहाँ वो मीरा थी जिन्होंने रैदास को गुरु बनाया, रैदास के चरणों में वो झुकी। रैदास जो कि जन्म से छोटी जाति में जन्मे लेकिन कर्म से वो ऊंचे थे, तो मीरा उनके सामने झुकी। वहीं रावण ब्राह्मण जाति में जन्मा, ऊंची जाति में जन्मा, लेकिन जहां पर ब्राह्मण भी राक्षस बन जाए तो राम ने उनका वध किया। ये हमारी हिंदू परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। तो हमारे यहाँ जाति नहीं, कर्म देखा जाता है, और यही हमारे शास्त्र बताते हैं कि कर्म को देखना है। कर्म से कोई छोटा बड़ा होना चाहिए, कर्म से कोई भी क्राइम निर्धारित होना चाहिए, जाति से नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ जाति पर ही आधारित सब कुछ होता ना तो आजकल इतने जो क्राइम्स होते हैं, क्राइम करने से पहले जो आरोपी है ना वो सोच लेता है क्या कि ये तो मेरे जाति की लड़की है तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, या फिर ये मेरे जाति का लड़का है तो मैं इसको नहीं मारूंगा। ऐसा तो नहीं सोचता है आरोपी, तब तो वो क्राइम करते समय जात नहीं देखता है। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि क्राइम जाति से नहीं होते, जाति को देख कर नहीं होते, मतभेदों से होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण होते हैं। और इसीलिए हमने अपने चैनल पर कई बार ये बात बोली है कि मॉरलिटी और नैतिकता बहुत जरूरी है। जरूरत थी यूजीसी को कि नैतिकता की गाइडलाइंस बनाते, मॉरलिटी की गाइडलाइंस बनाते, जाति पाति को छोड़ के सबको इक्वालिटी से देखते हुए कि कोई किसी के ऊपर मारपीट नहीं करेगा, कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कोई किसी को बुरा भला नहीं बोलेगा, कोई क्राइम ना हो। यूनिवर्सिटी में ऐसी कमेटी बना लेते कि आप हाँ जो 24 घंटे में निपटारा करने की गाइडलाइंस बात कर रही हैं वो आप हर क्राइम के लिए करो, हर तरह के जो है कास्ट और हर तरह के कास्ट और हर तरह के छात्र के लिए करो। सिर्फ एक कैटेगरी के छात्र को क्यों कवर करना है? सब कैटेगरी के छात्रों को करो। क्यों उनके माइंड में जाति भाव भरी जा रही है? तो जहां एक तरफ यात्रा निकल रही थी, सारे न्यूज़ मीडिया चैनल्स पर भी हम देख रहे थे कि जाति पाति की करो विदाई, और ये यात्रा संतों ने निकाली थी, उसका क्या फायदा हुआ? आज हिंदू फिर से अलग अलग हो रहा है। जाति के नाम पर जो नए नए बच्चे छात्र जो आ रहे हैं वो जाति के नाम पर अब बटेंगे। वो दोस्ती करने से पहले पूछेंगे कि तेरी जात क्या है, क्योंकि उसको डर लगेगा कि ये दोस्त मेरे ऊपर कभी भी झूठी कंप्लेंट कर देगा, और झूठी कंप्लेंट करने पर उस पर कोई एक्शन भी नहीं होगा। क्यों पॉल्यूट किया जा रहा है हमारे देश के भविष्य को, हमारे शिक्षा क्षेत्र को, हमारे बच्चों को? इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है यूजीसी से, इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि फिर से रिवीजन कीजिए इन गाइडलाइंस का। ज़रूरत हो तो इनको चेंज कीजिए, नहीं तो पूरा का पूरा विड्रॉ कर लीजिए। ऐसी गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं है। गाइडलाइंस लानी है तो नैतिकता की लाइए, डिस्क्रिमिनेशन मिटानी है तो इक्वली हर कास्ट के छात्रों के लिए लाइए, एक कैटेगरी को अलग मत कीजिए। क्योंकि लड़ाई झगड़ा मारपीट या क्राइम या फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर कहीं भी गलत हो रहा है तो वो गलत है, ऐसा नहीं कि एक ही के साथ गलत हो रहा है तो वो गलत है। हर किसी के साथ गलत होना गलत है। अंत में कुछ 4 पंक्तियां जो कि हमारे फाउंडर अंकल जी ने लिखी हैं, और गौर कीजिएगा इन पंक्तियों पर। पूरी वीडियो का उसमें सार है और विचारणीय सवाल है। जाति नहीं है युद्ध का कारण, विकारों ने हर बार तलवार उठाई है। जाति नहीं है अपराध का कारण, विकारों ने हर बार तलवार उठाई है। काम, क्रोध, लोभ और मोह ने हर सभ्यता जलाई है। काम, क्रोध, लोभ और मोह ने हर सभ्यता जलाई है। कर्म से ऊंचा, कर्म से नीचा, कर्म से ऊंचा, कर्म से नीचा, यही तो भारत की पहचान रही है। कर्म से ऊंचा, कर्म से नीचा, यही तो भारत की पहचान रही है। कागज पर जब जाति लिख दी तब मानवता हुई शर्मसार है। कागज पर जब जाति लिख दी तब मानवता हुई शर्मसार है।